नमस्कार मित्रों, सरस्वती ट्यूटोरियल्स के हिंदी भाषा के हिंदी व्याकरण एवं साहित्य के इस नए समागम में हम नए प्रकरण के साथ आपके साथ इस नए वीडियो में आज उपस्थित हैं। आज हम अलंकार पे प्रकाश डालेंगे। हमने रस नामक प्रकरण को पूरे व्याख्यान करके पूरे विस्तृत तौर पे पढ़ा है। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। कविता में रस जितना ही आवश्यक है उससे कहीं अधिक आवश्यक अलंकार भी होते हैं, उससे कहीं अधिक आवश्यक छंद भी होते हैं और इन दोनों से भी कहीं अधिक आवश्यक रस होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कविता के 3 पूरक होते हैं, रस, छंद, अलंकार। हम पहले शुरुआत में इन तीनों को पढ़ेंगे। और अलंकार के विषय में संस्कृत के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य शब्द से ही इसका अर्थ निकल रहा है कविता। शोभाकरान, शोभाकरान में आप शोभा शब्द से समझ सकते हैं शोभा या उसके सौंदर्य, अर्थात कविता का सौंदर्य उसका शब्द शिल्प या उसका अर्थ शिल्प होता है। करान, कारक, धर्मान, धर्म से यहां पे अर्थ है, यहां पर धर्म का अर्थ गुण है, यहां पर धर्म से आशय गुण का है। और आगे हम समझ सकते हैं अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार कहलाते हैं। अर्थात कविता के शोभाकारक गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार की परिभाषा यदि हम आचार्य दंडी के रूप में आचार्य दंडी के मत से देखें तो उनका यही मानना है और आगे भी कई आचार्यों का मानना यही रहा है और यह मानना एक सर्वसम्मति से है। अतः हम यह परिभाषा लिख सकते हैं कि कविता का शोभाकारक गुण अलंकार कहलाता है। अब हम एक चीज और स्पष्ट करना चाहेंगे कि कविता शब्द से सिर्फ आशय यहां पर कविता का ही ना लें। आप गद्य, आप हिंदी भाषा की किसी भी विधा में यदि कहीं भी शोभाकारक गुणों को देख रहे हैं तो वह अलंकार के अंतर्गत ही आएंगे। और जब हम शोभाकारक गुणों की बात करते हैं तो प्रायः 2 तरीके से हम कविता में या किसी भी हिंदी विधा में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि शब्दालंकार। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद बताए गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब कुछ मान्यताओं के तौर पे शब्दालंकार और अर्थालंकार के बाद हमने कुछ नए अलंकारों को जोड़ा है। हम अपने जब इस व्याख्यान को, इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलंकार प्रकरण से कोई भी ऐसा अलंकार न रहे जो छूटे। मैं कोशिश करूंगा कि बिना ट्रिक्स बताए आपको इन सभी अलंकारों की पहचान हो सके। आइए अब हम शब्दालंकार और अर्थालंकार को डिटेल में विस्तार से समझते हैं। शब्दालंकार को आप इसके शब्द से ही समझ सकते हैं, जहां शब्द से अलंकार उत्पन्न हो, अर्थात शब्द से काव्य का सौंदर्य बढ़े तो वहां पर शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार की बात अगर हम करें तो वहां पर अर्थ से
शब्द के भाव से, शब्द के अर्थ से जब अलंकार उत्पन्न होता है, जब सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहां अर्थालंकार होता है। अलंकार के मुख्य रूप से यह दो भेद होते हैं। अलंकार के अन्य भेद भी होते हैं, मैं अभी आपसे आगे चर्चा करता हूं। शब्दालंकार शब्द से अलंकार उत्पन्न करने की एक विधा है, जिसमें हमारे कुछ अलंकार आते हैं। जैसे कि आपने अनुप्रास अलंकार सुना होगा, यह एक शब्दालंकार है। इसमें शब्द से काव्य में अलंकार आता है। आपने श्लेष अलंकार सुना होगा। अनुप्रास, शेष, श्लेष, यमक अलंकार, वृक्कोक्ति अलंकार, यह सब शब्दालंकार के भेद होते हैं। और एक अलंकार शब्दालंकार में और आता है, जिसे हम विप्सा अलंकार के रूप में जानते हैं। यह आपकी जानकारी के रूप में है केवल। विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार को यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। ऐसे शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार के बाद 2 अलंकारों के प्रकार और होते हैं, जिनमें एक अलंकार आता है आपका उभयालंकार। उभयालंकार भी शब्द से स्पष्ट है कि जहां पर उभय का अर्थ है जहां पर दोनों हो, अर्थात शब्द भी चमत्कार उत्पन्न कर रहे हो और अर्थ भी चमत्कार उत्पन्न कर रहे हो, वहां पर उभयालंकार होता है। जैसे नभचर और थलचर होने के बाद कुछ जीव उभयचर होते हैं, जलचर और नभचर होने के बाद कुछ जीव उभयचर होते हैं, वैसे ही शब्दा और अर्थालंकार होने के बाद कुछ अलंकार उभयालंकार होते हैं। जहां पर शब्द का भी चमत्कार होता है, अर्थ का भी चमत्कार होता है, वहां उभयालंकार होता है। उभयालंकार के बाद एक अलंकार और माना गया है, जिसे हम पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। पाश्चात्य अलंकार वह अलंकार होता है जो पाश्चात्य साहित्य से लिया गया है। पाश्चात्य साहित्य अर्थात वह साहित्य जो अन्य भाषाओं का साहित्य है, जिसे विदेशी भाषा का साहित्य मानते हैं, वह पाश्चात्य अलंकार है। एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ हिंदी भाषा में भाषा के उत्थान की, भाषा के जन्म की 5 प्रक्रियाएं हैं। ऐसी और किसी भी भाषा में नहीं है। यह एक बहुत अच्छी जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। हम पहला शब्द अपना तत्सम शब्द लेते हैं हिंदी भाषा में। ये आप अलग से नोट्स बना के लिख सकते हैं। तत्सम शब्द जो एज इट इज ले लिए गए हैं, जिनको हम सीधा उठा लेते हैं। दूसरे शब्द जो देशज शब्द होते हैं। देशज शब्द का अर्थ है जो जिस क्षेत्र में बोले जा रहे हैं उस क्षेत्र में जब हिंदी बोली जाए तो वहां के शब्द। फिर विदेशी शब्द हम विदेशी शब्दों को भी इतना लचीलापन हम अपनी भाषा में देते हैं कि हम विदेशी शब्दों को भी अपना मान सकते हैं। विदेशी शब्दों के बाद देशज, तत्सम और विदेशी के बाद हमारे पास कुछ और शब्द होते हैं, जिनकी विशेष चर्चा हम भाषा के उत्थान में करेंगे, भाषा के विकास में करेंगे, जिसकी आप सबके द्वारा हमसे व्याख्यान मांगे जा रहे हैं। मैं जल्द से जल्द इस टॉपिक को खत्म करके उन सभी टॉपिक्स को स्टार्ट करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। हिंदी भाषा और साहित्य के विषय में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और यथोचित फीडबैक दीजिए। नमस्कार।